तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज सैटरडे और मैंने कल, जैसा कि आपको याद होगा, कहा था कि आज की कहानी क्या है। थोड़ा सा मैंने आपको इशारा किया था। कल की भी कहानी पाकिस्तान से थी, आज की भी कहानी पाकिस्तान से है। लेकिन आज की जो कहानी है वो कई मामलों में प्रेरणा देती है। ख़ास तौर पर इस कहानी का मैसेज ये है कि अगर इंसान के साथ कभी ज़िंदगी में कुछ होता है तो ज़िंदगी वहीं ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि ज़िंदगी बढ़ते रहने का नाम है। कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग बढ़ते जाते हैं, लड़ते जाते हैं। आज की कहानी पाकिस्तान की एक ऐसी औरत की कहानी है जो आज भी पाकिस्तान में एक सिंबल है, औरतों के अधिकार के लिए, औरतों के फ़र्ज़ के लिए, औरतों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की उनकी सुरक्षा के लिए। उसने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बदली और इस कहानी में कैसे कैसे मोड़ आए। कई ऐसे कबीलाई, जैसे अपने यहाँ भी है, बहुत सारे ऐसे पंचायत बैठते हैं, अलग अलग गांव के नियम हैं। खाप पंचायत भी आपने सुना होगा, ऑनर किलिंग भी आप जानते होंगे। तो पड़ोसी देश पाकिस्तान भी जो है इससे कुछ अलग नहीं है। कहानी 2002 की है, जून का महीना, 22 जून। इस कहानी की शुरुआत यूँ होती है कि मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान में, जिसमें एक गाँव है मीरवाला। मीरवाला गाँव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में एक बेटी थी और बाकी उसके साथ उसके सारे रिश्तेदार रहते थे। मुख्तारन बीबी, ये नाम था उस लड़की का। मुख्तारन बीबी करीब उस वक्त 23-24 साल की रही होगी। गांव में अपने भाई और बाकी रिश्तेदारों के साथ रहती थी। उसी गांव के करीब एक और गांव था जो मस्तोई कबीला का गांव कहलाता था। मस्तोई एक वहाँ पे कबीला था, एक ट्राइब जाति होती है। तो वहाँ के वो सारे लोग रहते थे, वो दबंग थे सारे। मुख्तारन बीबी का एक भाई था 12 साल का, उसका नाम था अब्दुल शकूर। एक रोज़ मस्तोई कबीले के करीब 3 लोग अब्दुल शकूर यानी मुख्तारन बीबी के 12 साल के भाई को उठा लेते हैं गाँव में ही और उसे कहीं दूर ले जाते हैं। और वो 3 लोग उस 12 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म करते हैं, उसका शोषण करते हैं बारी बारी से। और फिर तीनों उस 12 साल के बच्चे को धमकी देते हैं कि अगर उसने किसी को ये बात बताई, अपनी मुंह खोला, तो फिर वो उसे और उसके परिवार को मार डालेंगे। डरा सहमा बच्चा उनके चंगुल से बचकर अपने घर पहुंचता है, लेकिन वो घर वालों को सारी बात बता देता है। इसके बाद मुख्तारन अपने भाई को लेकर पुलिस स्टेशन पहुँचती है, साथ में माँ बाप थे, और वो रिपोर्ट लिखाते हैं इस मस्तोई कबीले के लड़कों के ख़िलाफ़। भाई ने तीनों लड़कों का नाम लिया और बताया कि उन लोगों ने क्या किया है। ये बात अब मस्तोई कबीले के लोगों तक पहुंच गई। जो आरोपी थे उन्हें अब डर लगा। इसके बाद उन्होंने एक खेल खेला। उन्होंने अचानक पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक दूसरी रिपोर्ट लिखा दी और कहा कि जो 12 साल का बच्चा है अब्दुल शकूर, जिन 3 लड़कों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था, उन्हीं में से एक लड़के ने कहा कि उसकी बहन सलमा, जिसका नाम है, उसके साथ अब्दुल शकूर का जिस्मानी रिश्ता है और वो उसकी बहन के ऊपर डोरे डालता है और उसकी बहन का उसने शोषण किया है। अब यहाँ पे बात 2 तरफा हो गई। एक तरफ मुख्तारन बीबी के घर वाले कंप्लेंट लिखा रहे हैं उन 3 लड़कों के ख़िलाफ़ कि उन्होंने उसके भाई के साथ ये सब कुछ गंदी हरकत की है, और उनमें से एक अक्यूज़ जो है, एक आरोपी जो है, वो उल्टे अब्दुल शकूर के ख़िलाफ़ कंप्लेंट लिखता है कि वो उसकी बहन के साथ एक रिश्ता बनाया हुआ है। अब मामला जो है वो अजीब हो जाता है। हालांकि इसमें सीधे बात यह भी थी कि जिस आरोपी ने अब्दुल शकूर के 12 साल जो बच्चा था उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया अपनी बहन के साथ, उसकी बहन की उम्र 18 साल थी। मतलब अब्दुल शकूर से वो करीब 6 साल बड़ी थी और अब्दुल शकूर सिर्फ 12 साल का एक छोटा सा बच्चा। गाँव वालों को भी लगा कि ये सारी चीज़ें झूठी हैं, लेकिन क्या करें। अब फिर बात हुई कि दोनों परिवारों की भी बदनामी और बेइज्जती है। तो फिर पंचायत बैठी। उसके बाद एक समझौता होता है। समझौता ये होता है कि अब्दुल शकूर अपने से उस बड़ी लड़की के साथ, जिसके ऊपर उन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि इसके साथ उसके अफेयर है, रिश्ते हैं, वो उससे शादी करेगा और बदले में अब्दुल शकूर की बहन मस्तोई कबीले के एक लड़के से शादी करेगी। अब ये एक अजीब चीज़ थी कि जिस बच्चे के साथ ये सब कुछ हुआ, वहाँ पे एक पंचायत बैठकर वो फैसला सुनाती है कि ये बच्चा उस लड़की से शादी करे जिसके ऊपर इसके साथ इसके रिश्ते होने का इल्ज़ाम है, और बदले में उसकी बहन मुख्तारन बीबी उस कबीले के एक लड़के से शादी करे। अब बातचीत गांव तक आई, बात बरादरी की थी, इज़्ज़त की थी। मुख्तारन बीबी के घर वालों को, अड़ोस पड़ोस के लोगों ने समझाया कि यही ठीक होगा,
तो ये शर्त मान लो ताकि दोनों परिवार में शादी हो जाए, ये चीज़ें सब खत्म हो जाए। ना चाहते हुए भी मुख्तारन बी ने हामी भर दी। उसने कहा ठीक है, अगर मेरे भाई की ज़िंदगी बचनी है और ये सारी चीज़ें ख़त्म होनी है, क्योंकि एक डर ये भी था कि वो लोग उसे मार देंगे, वो कबीले के लोग बड़े ख़तरनाक थे। तो अपने भाई के लिए उसने कुर्बानी दी और उसने कहा ठीक है मैं शादी करूँगी। लेकिन इस दौरान में अचानक जिस लड़के ने इल्ज़ाम लगाया था कि उसकी बहन के साथ अब्दुल शकूर के रिश्ते हैं, वो पलट गया। उसने कहा कि मैं इस 12 साल के बच्चे से अपनी जवान बहन की शादी नहीं करूँगा। अब जब ये बात हुई तो फिर से मामला बिगड़ गया। अब फिर से लगा कि कोर्ट कचहरी पुलिस, और इस दौरान में शकूरन बीबी के घर वालों को लगातार तंग किया जा रहा था। कुछ दिन बीता, इसके बाद अचानक एक रोज़ एक नया समझौते का प्रपोज़ल आता है, और वो ये है कि शकूरन बीबी से कहा जाता है कि तुम हमारे कबीले के लोगों के पास आओ, मस्तोई कबीले, और अपने भाई की हरकतों के लिए माफ़ी मांगो। अब ये अजीब चीज़ थी कि क्राइम उसके भाई के साथ हुआ, उस नाबालिग बच्चे के साथ हुआ, लेकिन यहाँ कबीले के लोग कह रहे हैं कि ठीक है शादी अब दोनों परिवार में नहीं होगी, लेकिन तुम अपने भाई की हरकत के लिए आकर कबीले के सामने माफ़ी मांगो और उसके बाद ये मामला रफा दफा हो जाएगा। फिर मुख्तारन बीबी ने कहा कि ये गलत है, नाजायज़ है, हमारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन घर वालों ने कहा कि ज़िंदगी सुकून के साथ गुजारनी है, अभी हमें यहीं रहना है, आगे चलकर किसी परिवार पे कोई आँच ना आए, तो तुम ये बात मान लो और तुम जाकर माफ़ी मांग लो। शकूरन बीबी फिर हार मान लेती है और मजबूरी में हामी भर लेती है, ठीक है मैं माफ़ी मांग लूँगी अगर पूरे घर की सलामती इसी में है। 22 जून 2002, 22 जून 2002 की कहानी है ये। तय समझौते के तहत अब मुख्तारन भी अपने एक 2 रिश्तेदारों के साथ मस्तोई कबीले में पहुंचती है, उस गांव में माफ़ी मांगने के लिए। लेकिन जब वहाँ पहुंचती है उससे पहले ऑलरेडी एक पंचायत बैठ चुकी थी, और उस पंचायत में ये फैसला हुआ कि मुख्तारन बीवी के भाई ने इस कबीले की लड़की के साथ जो किया है उसकी इज्जत ली है, बदले में मुख्तारन बीवी यानी उसकी बहन की भी इज्जत लूट लो। ये पंचायत में फ़ैसला हुआ। जैसे ही गांव में मुख्तारन बीवी पहुंचती है, उसे इस पंचायत के फ़ैसले की कोई जानकारी नहीं थी। इस दौरान में 2-4 लड़के वहाँ पे आते हैं, मुख्तारन बीवी को ज़बरदस्ती एक घर में ले जाते हैं और फिर मुख्तारन बीवी के साथ अलग अलग 4 लोग गैंग रेप करते हैं बारी बारी से। जिन्होंने ये फरमान सुनाया था पंचायत में, उसके लोग भी वहाँ पे चश्मदीद के तौर पे खड़े हुए थे कि हाँ बदले में इसकी भी इज्जत लूटी जाए, वो भी देख रहे हैं। पर इतना ही नहीं हुआ, गैंग रेप के बाद और भी लोग इकट्ठा हुए और फिर मुख्तारन बीवी के सारे कपड़े वैसे उतार दिए गए थे। पूरे इस मस्तोई कबीले के गांव में 22 जून 2002 को मुख्तारन बीवी को नंगा घुमाया गया और लोगों को कहा गया कि इसे देखो, क्योंकि हमारे कबीले की एक लड़की के साथ इसके भाई ने हरकत की, हम उसका बदला ले रहे हैं। तो पहले गैंग रेप हुआ, उसके बाद मुख्तारन बीवी को पूरे गांव में नंगा घुमाया गया, और फिर ये सब कुछ होने के बाद, ये दोपहर की बात थी, करीब दोपहर 2 बजे की, 2 बजे से लेकर शाम 5-6 बजे तक ये सब कुछ बेशर्मी चलती रही। शाम को अंधेरा होने से पहले मुख्तारन बीवी को छोड़ दिया गया, इस धमकी के साथ कि वो अपनी ज़ुबान न खोले, वरना फिर उसके बाकी के परिवार के लोगों के साथ भी ये सारी चीज़ें होंगी। और ये भी बताया कि उसके भाई के साथ भी हो चुका है। लुटी पिटी मुख्तारन बीवी किसी तरह अपने घर पहुंचती है, बेतहाशा रोते हुए अपने घर वालों को सारी बातें बताती है। अब घर वालों के सामने अजीब उलझन, बेटी के साथ जो कुछ हुआ, ख़ानदान पड़ोस में इधर उधर बदनामी, बहुत सारी चीज़ें, गरीब लोग थे, कुछ समझ में नहीं आया क्या करें। तो उन्होंने खामोशी ही अख्तियार कर ली और कहा कि खामोश रहने में ही शायद भलाई है। लेकिन इत्तेफाक से मुख्तारन बीवी के साथ जो कुछ हुआ, उनके एक रिश्तेदार ने ये बात उसी गांव के एक मौलवी को बता दी। ये मौलाना मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते थे, इमाम थे। इस हादसे के करीब 6 दिन के बाद जुमा का दिन आता है, फ्राइडे, 27 या 28 जून की बात है ये। जब उन मौलाना को ये पता चलता है तो उन्हें बड़ा अजीब लगता है, और उन्हें लगता है कि इस गैंग रेप के ख़िलाफ़ ज़ुबान बंद करना इस्लाम के ख़िलाफ़ है और उन्हें अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। तो वो उस जुमा से पहले ही शहर के कुछ उनके जानकार जर्नलिस्ट थे, उनको बुलाते हैं अपने पास। कुछ लोकल जर्नलिस्ट थे, उनको बुलाते हैं कि आप लोग जुमा की नमाज़ में मस्जिद में आइए और यहाँ आपसे कुछ बात करनी है, बहुत ज़रूरी। तो जुमा की नमाज़ होती है, उस जुमा की नमाज़ में एक खुतबा होता है जो नमाज से पहले, उसमें बाकायदा इमाम साहब ये ऐलान कर देते हैं और पूरी कहानी सुना देते हैं। लोग हैरान रह जाते हैं
इसके बाद वो जो जर्नलिस्ट आए थे वो भी सुनकर हैरान रह जाते हैं। फिर नमाज के बाद जुमे की इमाम साहब उन सारे जर्नलिस्ट को लेकर कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें उस गांव में ले चलता हूं और मुख्तारन बीवी और उसके परिवार से मिलाता हूं। इसके बाद इमाम साहब वो सारे पत्रकारों को, जर्नलिस्ट को लेकर अपने साथ मुख्तारन बीवी के घर पहुंचते हैं। उन्हें समझाते हैं कि इस मामले में खामोशी नहीं होनी चाहिए। उन जर्नलिस्ट से बात करने के बाद और इमाम से की बातें सुनने के बाद घर वाले भी पूरी कहानी बता देते हैं। अगले दिन पाकिस्तान के ज़्यादातर अखबारों में ये विभत्स दरिंदगी की कहानी फ्रंट पेज पर छप जाती है। जैसी ये कहानी छपती है, पाकिस्तान में कोहराम मच जाता है, क्योंकि जो कुछ हुआ वो किसी जंगल राज में हो सकता था। अब जैसे ही हुआ, सरकार भी दबाव में, पुलिस भी दबाव में कि यह क्या कुछ हो रहा है। और इस दौरान में इमाम साहब ने जाकर पुलिस में एक कंप्लेंट भी लिखा दी। अब ये कहानी पढ़कर आम लोगों में, ख़ासतौर पर पाकिस्तान की महिलाओं में ज़बरदस्त गुस्सा आ गया। उस वक्त ये कैंडल मार्च और सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें इतनी थी नहीं, लेकिन ख़बरें पढ़ कर फिर कुछ चैनल पहुंच गए, उन्होंने टीवी पर दिखाकर मुख्तारन बीवी की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनाकर लोगों की आत्माओं को जगा दिया और एक मुहिम चल पड़ा। इसके बाद सरकार ने भी कहा कि इस पर कुछ किया जाए। 5 लाख रुपए पहले मुआवजा दिया गया, फिर पुलिस में कंप्लेंट हुई। हालांकि ये कंप्लेंट जो पहली FIR थी वो इमाम साहब ने दिखाई थी, लेकिन इसके बाद मुकदमा दर्ज होकर मुख्तारन बी ने अपना बयान दर्ज कराया। 14 लोगों के उन्होंने नाम लिए। उनका कहना था कि इन 14 लोग या तो ये गैंग रेप में शामिल थे, या उस ऑर्डर में शामिल थे जो पंचायत ने जारी किया, या फिर ये सारे तमाशबीन थे जिन्होंने लाइव सब कुछ देखा और उन्हें नंगा घुमाया। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की, मुख्तारन बीवी के वो सारे कपड़े उठाए जो उतार कर उन्हें नंगा घुमाया गया था। इसके बाद मेडिकल टेस्ट हुआ, कपड़ों से सीमेंस मिले, और ये सारी चीज़ें करने के बाद उन 14 लोगों को जो मुख्तारन बीवी ने कहा था उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद ये जून का मामला है, आनन फानन में मुकदमा चला स्पीडी। अगस्त 2002 में एंटी टेररिज्म कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और सिर्फ 2 महीने के अंदर एंटी टेररिज्म कोर्ट ने इन 14 लोगों में से 6 को सजाए मौत, फांसी की सज़ा सुना दी और 8 को, बल्कि 6 को सुनाई और बाकी जो 8 लोग थे उनको सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। इस फैसले से मुख्तारन बी को धक्का लगा। उन्होंने इस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने यह किया कि जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने 6 लोगों को सजाए मौत दी थी, 8 को बरी कर दिया था 14 में से, लाहौर हाई कोर्ट ने उन 6 में से 5 को फिर बरी कर दिया और सिर्फ 1 को कन्विक्ट ठहराया, लेकिन उसकी भी मौत की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया। अब यहाँ मुख्तार बी को दूसरा धक्का लगा। इसके बाद वो लोग बाहर आ गए। बाहर आने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाकर पेंडिंग पड़ा हुआ है। 2002 में ही फैसला आ गया था अगस्त में। 2005 में हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और 1 को छोड़ के सब बरी हो चुके थे, 8 तो पहले ही हो गए थे। अब ये सब वापस गांव में आ जाते हैं। अब जब ये गांव में आते हैं तो एक बार फिर मुख्तारन बीवी के परिवार के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है कि वो अपना मुकदमा वापस ले। परिवार के लोगों को अलग अलग तरह से धमकी दी जाती है, डराया जाता है, धमकाया जाता है और उनसे किसी भी कीमत पर कहा जाता है कि वो अपना मुकदमा वापस ले लें। लेकिन मुख्तारन भी अडिग रहती हैं कि वो इंसाफ के लिए लड़ेंगे। इस दौरान उनकी खबरें लगातार छप रही हैं, इंटरव्यू छप रहा है, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया का भी अटेंशन इस तरफ आ गया। इसी दौरान में एक चीज़ ये भी होती है कि अब धमकी मिल रही है और मीडिया में लगातार मुख्तारन बीवी का नाम है, तो सरकार जो है उन्हें प्रोटेक्शन देती है और पुलिस वालों को उनके घर पे भेज देती है ताकि वो उन लोगों का ख्याल रखें और उनको बचाएं उससे, लोगों से। इसी में एक इंस्पेक्टर था जिसने प्रोटेक्शन देना था मुख्तारन बीवी को और बाकी टीम के साथ साथ वो भी उस टीम में शामिल था और उसे कहा गया कि आप जाकर यहाँ पे पहरा दीजिए और उन्हीं के साथ रहेंगे आप 24 घंटे तक। 2005 की बात है ये। जो प्रोटेक्शन देने वाले थे मुख्तारन बी को, उनमें एक इंस्पेक्टर हुआ करते थे, उनका नाम था नासिर अब्बास गबोल। नासिर अब्बास गबोल एक इंस्पेक्टर और मुख्तारन बी की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए। इस दौरान में लगातार कहानियाँ आ रही थी, नासिर भी पढ़ता था और मुख्तारन बी के करीब था। कुछ ही वक्त में नासिर को मुख्तारन बी से प्यार हो गया, लेकिन उसने अपने प्यार का इजहार नहीं किया, पर वो मन ही मन में बहुत प्यार करता था।
2005 से लेकर 2008 तक वो लगातार मुख्तार अनबी के साथ रहा। इन 3 सालों में वो लगातार प्यार करता रहा, लेकिन कभी मुख्तार अनबी पे जाहिर नहीं किया। लेकिन आखिर 2008 आते आते 3 साल बाद एक दिन मौका देखकर नासिर अब्बास गबोल ने मुख्तार अनबी से अपने दिल की बात कही। उसने कहा कि वो उनसे प्यार करता और शादी करना चाहता है। मुख्तार अनबी ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो और तुम्हारी एक बीवी है, बच्चा कोई नहीं था। ये सुनने के बाद नासिर अब्बास वहाँ से चला जाता है घर, और घर जाने के बाद अपनी नसें काट लेता है। घर वालों को पता चल जाता है, वक्त रहते उसे अस्पताल ले जाया जाता है, अस्पताल में इलाज होता है, उसकी जान बच जाती है। लेकिन वो अपनी बीवी से बार बार ये कहता है कि अगर मुख्तार अनबी नहीं मानी तो मैं दोबारा कोशिश करूँगा और मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा। बीवी बहुत परेशान हो जाती है। फिर एक रोज़ मजबूरन वो बीवी मुख्तार बीवी के पास पहुँचती है, इंस्पेक्टर की, और जाकर कहती है कि आप मेरे शौहर की जो गुजारिश है वो मान लीजिए, वो आपसे बेइंतहा प्यार करता है, आप उससे शादी कर लीजिए। मैं उसकी बीवी होते हुए आपको ये अधिकार दे रही हूँ, आपको हक़ दे रही हूँ कि आप उससे शादी कर लीजिए, वरना वो जान दे देगा ना, फिर मेरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। कम से कम वो मेरे सामने रहेगा, ज़िंदा रहेगा, मुझे खुशी रहेगी। अब एक बार फिर मुख्तार अनबी के सामने एक अजीब मोड़। पहले ही भाई के नाम पे उसने बहुत समझौता किया, फिर दूसरे कबीले में शादी करने के लिए रजामंद हुई, फिर माफ़ी मांगने के लिए गई। अब यहाँ पे ये है कि जो उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस अफसर तैनात किया गया, वो पुलिस अफसर उसके प्यार में इस तरह से हो गया कि जान देने की कोशिश कर रहा, और उसकी बीवी उससे कह रही कि आप शादी कर लीजिए। मुख्तारन बहुत सोचने के बाद उसकी बीवी को जवाब देती है कि ठीक है, मैं करूँगी, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। इसके बाद वो उसको पति को बुलाती है और इंस्पेक्टर से कहती हैं कि मेरी 2 शर्तें हैं। पहली ये कि तुम जितनी भी तुम्हारी प्रॉपर्टी और ज़मीन है अपनी बीवी के नाम पे, पहली बीवी के नाम पे ट्रांसफ़र कर दो, और दूसरा वादा करो कि हर महीने तुम इसे 10,000 रुपये खर्च दोगे बिला नागा। अगर तुमने ये दोनों शर्तें मान ली तो फिर ठीक है, मैं तुमसे शादी करूँगी। इसके बाद वो दोनों शर्तें मान लेता है। 2005 का ये वाक़या शुरू हुआ था और 2008 आते थे ये सारी चीज़ें हो गई। अब इस दौरान में सुप्रीम कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है, एक को छोड़कर बाकी 13 के 13 बाहर आज़ाद हैं। 2011 आते आते सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला सुना देती है, और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला एक बार फिर सभी को चौंका देता है। सुप्रीम कोर्ट सभी को फिर से जो हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया था उसको बरकरार रखती है, और सिर्फ एक को छोड़कर जो बाकी सबको आज़ाद किया गया था वही चीज़ मानती है। फिर धक्का लगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ही मुख्तारन बीबी दोबारा रिव्यू पिटीशन दाखिल करती है। इस दौरान में लगातार इंटरनेशनल मीडिया में भी इस जजमेंट की खबर आती है, और पाकिस्तान की अदालत ने जो ये फ़ैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने 3 जज थे, उसमें से 2-1 से ये पास हुआ था फ़ैसला कि जो हाईकोर्ट का फ़ैसला है वो सही है। बट रिव्यू पिटीशन गया। अब एक बार फिर से वक्त लग रहा है। इधर मुख्तारन भी एक सिंबल बन चुकी हैं, पाकिस्तान में दबी कुचली ऐसी जो रेप विक्टिम है उनकी आवाज़ बन गई। जो पाकिस्तानी सरकार ने पैसे दिए थे उन्होंने इससे स्कूल खोले, उसके बाद बहुत सारे इंटरनेशनल फ़ंड आने लगे, वो सारे पैसे उन्होंने स्कूल खोलने में लगाया। तो उनका ये था कि अगर बच्चियों को एजुकेट किया जाए, पढ़ाया जाए, तो वो अपने हक़ के बारे में ज़्यादा जागरूक होंगी। और देखते ही देखते एक पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्ता के तौर पर मुख्तारन बीवी अब मुख्तारन माई बन चुकी थी। उनका नया नाम पड़ गया पाकिस्तान में मुख्तारन माई, और वो इन्हीं महिलाओं को उठाने में अपने काम में जुट गई। 2016 में एक पाकिस्तान फैशन वीक होता है, और बाकायदा उस फैशन वीक में पाकिस्तान की महिला की आवाज़ के तौर पर मुख्तार अनबी को बुलाया जाता है और रैंप पर उनको चलाया जाता है, सिर्फ ये बताने के लिए और ये मैसेज देने के लिए कि देखो, एक गैंग रेप की विक्टिम चाहे तो घर में मुंह छुपा कर पड़ी रह सकती थी, लेकिन उसने न सिर्फ कानूनी लड़ाई लड़ी बल्कि अपने अधिकार की लड़ाई लड़ी, दुनिया की बहुत सारी महिलाओं के लिए ताकत बनी, और आज वो सब कुछ भुलाकर, सारी शर्मों को भुलाकर आपके सामने एक फैशन शो में रैंप पर वॉक कर रही है। और इसको प्रमुखता से छापा गया, देश और इंटरनेशनल सारे मीडिया ने इसको छापा। इस दौरान में बीच में एक और चीज़ हुई कि परवेज़ मुशर्रफ तब वहाँ के राष्ट्रपति। पूरी कहानी सुनकर मुख्तार अनबी के एमनेस्टी वर्ल्ड ने अमेरिका बुलाया था। मुख्तार अनबी को जाना था, लेकिन ऐन वक्त पर परवेज़ मुशर्रफ ने बाद में एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट भी किया। मुख्तार अनबी को जबरन रोक दिया गया अमेरिका जाने से। वो इसलिए क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ को लगा कि अगर मुख्तार अनबी अमेरिका जाकर पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान की कानून व्यवस्था, पाकिस्तान में महिलाओं के साथ क्या कुछ होता है, उन्होंने सब कुछ बोला, तो पाकिस्तान की इमेज बहुत ख़राब होगी इंटरनेशनल मीडिया में, और इसीलिए जबरन उनको रोक दिया गया। और बाकायदा
जब उन्हें जाना था, बहाने से पहले लाहौर बुलाया गया, फिर इस्लामाबाद बुलाया गया और ये उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया जिस पे बाकायदा अमेरिका का वीज़ा था। फिर बाद में बहुत दबाव पड़ा, उसके बाद कहीं जाकर परवेज़ मुशर्रफ के ऑर्डर पर वीज़ा वापस मिला और फिर उन्हें कहा कि आप दुनिया में कहीं भी जाना चाहें आप जा सकते हैं। दुनिया भर के नामालूम कितने अवार्ड मिले मुख्तार अनबी को उनके इस लड़ाई के लिए। 2019 में 11 साल मतलब 2011 के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन पर अपना फैसला दिया और उस फैसले में फिर वही बातें बरकरार रखी। यानी जो 14 लोग जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए उनमें से 13 बरी थे, सिर्फ एक को उम्र कैद की सज़ा दी गई और मुख्तार अनबी की तमाम कोशिशों के बावजूद इंसाफ नहीं मिला। लेकिन वो हारी नहीं, बल्कि लगातार इस एक मुद्दे को उठाकर पाकिस्तान की हर औरतों को जागरूक करने की कोशिश करती रही। अभी जो लेटेस्ट है मेरे पास रिपोर्ट वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को भी फिर चैलेंज किया गया है रिव्यू पिटीशन को, और उसमें 2020 में फ़ैसला आना था लेकिन उसका फ़ैसला अभी आया नहीं है। और एक पूरी जो बैटरी ऑफ लॉयर है अलग अलग संगठन के, वो मुख्तार अनबी के सपोर्ट में और समर्थन में कोर्ट में है। पाकिस्तान की मानवाधिकार कार्यकर्ता के तौर पर उनकी एक पहचान है। पाकिस्तान में किसी से भी मुख्तार अनबी या मुख्तार अनमाई घर घर में जाना वाला नाम है। ये सारी चीज़ें ये बताता है कि कैसे भी हालात हों, अगर आप उससे लड़ते हैं और हार नहीं मानते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। 2002 में जो वो विभत्स कहानी शुरू हुई थी, आज हम 2021 में 19 साल हो गए, लेकिन मुख्तार अनबी ने पाकिस्तान की दबी कुचली औरतों, पिछड़ी लड़कियों, इन सब के लिए जो किया है, बाद में वहाँ की सरकारें, बाद में वहाँ के तमाम लोग भी और दुनिया भर में ये मानते हैं कि वाकई जज्बा हो तो ऐसा हो। तो मुझे लगा कि ये कहानी आप तक ज़रूर पहुँचानी चाहिए क्योंकि ऐसी कहानी प्रेरणा देती है और इसीलिए ये पूरी कहानी रिसर्च करके और मुझे लगा कि आप तक पहुँचानी चाहिए। तो मुख्तार अनबी या मुख्तार अनमाई गूगल में भी आप सर्च करेंगे, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और आज भी वो अपने मिशन में, अपने काम में लगी हुई और बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे ऐसे NGOs हैं वो जो चला रहे हैं, ख़ास तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ पिछड़ी और तमाम उन लड़कियों के लिए, ताकि उस उम्र से ही उन्हें उनके हक़ के बारे में बता सके, उन्हें बता सके कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, कैसे ख़ुद को महफूज रखना है, कैसे लीगल लड़ाई लड़नी है। इन सारी चीज़ों में वाकई वो लगातार काम करते जा रहे हैं। तो ये थी कहानी, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले 2-3 चीज़ें। आज बहुत सारे मेल आ गए थे, इसलिए ख़ास हमारी क्राइम तक फैमिली मेम्बर एक प्रतीक कालिया हैं और आज इनका बर्थडे है। तो प्रतीक, हैप्पी बर्थडे, आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, आपका जन्मदिन अच्छा रहे और ऊपर वाला आपको सेहत दे। इसके अलावा मनमय भाटी हैं, मनमय भाटी का भी जन्मदिन, तो मनमय भाटी आपको भी बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई, आप अच्छे रहें हमेशा। और साथ में एक और क्राइम तक फैमिली मेम्बर हैं चैताली वार्ष्णेय, इनका भी जन्मदिन है, तो आपको भी चैताली बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बधाई। तो पूरी क्राइम तक फैमिली हमेशा अच्छी रहे। कल संडे है, अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को, फिर वही कि संडे अच्छे से गुजरे। मंडे किसी नई कहानी के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।